ज़रूरी कवानीन के मामले पर हुकूमत और किसानों के दरमियान दिल्ली के विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत हुई। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान तंजीमें ज़रूरी कवानीन को वापस लेने की मांग पर अड़ी हुई हैं, जबकि हुकूमत सिर्फ तरमीम करने पर रजामंद है। अब दोनों फरीकैन के दरमियान 8 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। ज़रूरी कवानीन को वापस लेने के मामले पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें मुल्क के दीगर रियासतों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें दूसरी रियासतों के किसानों के मफादात को भी देखना है। बहुत सी रियासतों के किसान और तंजीमें इन तीनों कवानीन की हिमायत कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को फ़ायदा होगा। इन सब से बातचीत करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए अगले मरहले की बातचीत 8 जनवरी को रखी गई है। तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कवानीन के नुकात पर बात करना चाहते थे, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि किसान तीनों कवानीन को मनसूख करने की मांग पर बज़िद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हमें यकीन है कि अगले दौर की बातचीत में कोई नतीजा निकल आएगा। वहीं किसानों ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बचती है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि कानून की वापस लेने और MSP के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को बता दिया है कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए, और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। MSP पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी। 3 कानून है और MSP है, वो 8 तारीख में बात होगी। हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर रहे हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रिपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, वरना हमें बुलाने की जरूरत। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर हुए हादसे से बरहम लोगों ने NH-58 पर जाम लगा रखा था। सुबह से ही अहदेदारों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। मौके पर सीनियर अफसर IG प्रवीण कुमार, मेरठ मंडल की कमिश्नर अनीता मिश्राम मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात बहुत ही ख़राब थे। महलूकीन के अहल खाना मान रहे थे। बार बार हंगामा होता रहा और इसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे। इंतज़ामिया ने तहरीरी हिदायत जारी की, जिसमें मारे जाने वालों को फी कस 10-10 लाख रुपए मुआवजा, जख्मियों का मुफ्त इलाज कराना, महलूकीन के एक अहल खाना को नौकरी का यकीन दिलाया गया, जिसके बाद लाशों को NH-58 से हटाया गया और जाम खोला गया। इसके बाद इंतजामिया ने राहत की सांस ली। शमशान घाट की छत के नीचे दबने से 25 लोगों की मौत हुई है। मुरादनगर थाने में इंतजामिया एक्शन में है। EO निहार की सिंह, JE चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। ठेकेदार अजय त्यागी अब भी फरार है। पुलिस ने अजय त्यागी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। मथुरा की तारीखी ईदगाह में पूजा करने की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर मुलतवी हो गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने बेंच मथुरा ईदगाह के मामले की समाअत टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी की तरफ से दाखिल अर्जी में मथुरा ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा किया गया है। अर्जी गुजार ने अदालत से ईदगाह में हर हफ्ते 1 दिन पूजा करने की इजाज़त दिए जाने की दरख्वास्त की है। अर्जी गुजार का कहना है कि जन्माष्टमी के मौके पर ईदगाह में हिंदुओं को पूजा करने का इख्तियार दिया जाए। अर्जी गुजार ने मथुरा ईदगाह की इमारत के नीचे महकमा आसार कदीमा के जरिए खुदाई कराने की भी हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है। अब इस मामले की समाअत 19 जनवरी को होगी।
कल से उत्तर प्रदेश के सभी 75 अजला में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। मेरठ में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए शहर और देहात के तीन इलाकों का इंतखाब कर लिया गया। साथ ही 14 जनवरी के बाद रियासत में शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के लिए भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मेरठ में वैक्सीन को महफूज करने के लिए कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है। मेडिकल कॉलेज में कायम किए गए वैक्सीन कोल्ड सेंटर में 3,500 लीटर फ्रीजर कंटेनर का इंतजाम किया गया, जिसमें वैक्सीन की 7.5 लाख डोज को रखा जा सकता है। और रूरल में जो एरियाज हमको हैं, माचरा, जानी और दौराला हैं। अर्बन में सुभाषी मेडिकल कॉलेज, LLRM और जाकिर कॉलोनी। इसमें लगभग 25 लोगों को सैंपल्स लेके टेस्टिंग मोड में उनको मॉक ड्रिल की जाएगी। और इसका मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य है कि जब असली वैक्सीनेशन शुरू हो तो किसी तरह की कमी ना रह जाए, उसको पहले ही हम चिन्हित कर लें। मुल्क भर में कोविड-19 की टीकाकारी के लिए 5 जनवरी से शुरू हो रहे ट्रायल की तैयारियां अलीगढ़ में भी मुकम्मल कर ली गई हैं। आज अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफियों को पूरी तफसील बताई और कहा कि जिस तरह से इसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और लोगों को समझाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में भी 6 सेंटर का इंतखाब किया गया है, जिसमें 3 शहर और 3 देहात के इलाके शामिल हैं, जहां 5 जनवरी से वैक्सीन लगाने का ट्रायल शुरू किया जाएगा। वहीं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वालों का कार्ड बनाने की तजवीज़ अलीगढ़ से ही दी गई है, जिसको अब पूरे उत्तर प्रदेश में नाफिज किया जा रहा है। एक तो कोविड की जो वैक्सीन है उसका 5 तारीख को ड्राई रन होना है और हमारे जनपद में भी 6 स्थानों पे ये प्रक्रिया कल संपादित होगी, 3 शहर में और 3 हमारे देहात क्षेत्र में, जिसमें हमने टीमें गठित कर दी है और उसमें कल इसका पूरा मॉक ड्रिल इसकी पूरी होगी, किस तरह से हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है शासन के आदेश के क्रम में। तो चूँकि लोगों को भ्रम ना हो, क्योंकि अभी ये मॉक ड्रिल है और लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, सीएमओ भी हमारे पास है, कि इसमें अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कल सिर्फ ड्राई रन है, तैयारियां हो रही हैं और जो तैयारियां इसके लिए ज़रूरी हैं वो सब हमारे यहाँ पूरी हो चुकी है। पहले दिन पहला वैक्सीन का टीका लगेगा और 28वें दिन दूसरा टीका लगेगा। जिस कंपनी का वैक्सीन आपको पहले दिन लग रहा है उसी कंपनी का वैक्सीन आपको 28वें दिन भी लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ जो डीएम सर के माध्यम से हमने शासन में बताई थी सर, वो ये था कि हमें वैक्सीनेशन कार्ड्स भी चाहिए उन लोगों के लिए जिनका वैक्सीन लग रहा है, वरना पता कैसे चलेगा कि 28वें दिन कब है। उस मांग को, अलीगढ़ जनपद की मांग को पूरे शासन ने मान लिया और पूरे प्रदेश में फिर वैक्सीनेशन कार्ड का अभियान चालू हुआ है, जो कि अलीगढ़ से ही ऊपर भेजा गया था। उर्दू में ऐसे बहुत कम अदीब हुए हैं जिन्हें मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में यकसा तौर से उबूर हासिल रहा हो, लेकिन ये एजाज़ बरसगीर के नामवर मुहक्किक और नक्काद प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी को हासिल था। शम्सुर रहमान फारूकी की याद में ताज़ियती और यादगारी जलसों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद में वाक़ शम्सुर रहमान फारूकी की रिहाइशगाह पर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अफराद ने शम्सुर रहमान फारूकी को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनकी रिहाइशगाह पर कुल मज़ाहिब दुआइया का अहतमाम भी किया गया। यादगारी जलसे में शामिल होने वाले सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कहना था कि शम्सुर रहमान फारूकी सिर्फ उर्दू ज़बान के ही अदीब नहीं थे, बल्कि आलमी सतह पर वो मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों की नुमाइंदगी करते थे। सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना था कि शम्सुर रहमान फारूकी की रहलत से उर्दू के साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बान और अदब का नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 25 दिसंबर को इलाहाबाद में प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी का इंतकाल हो गया था। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो अपने वक्त के सबसे अजीम और सबसे बड़े दानिश्वर और अदीब थे, और उनके जाने से जो उर्दू ज़बान को जो नुकसान हुआ है वो भी नाकाबिल तलाफ़ी है। उर्दू ज़बान से उनको इतनी मोहब्बत थी, जिस तरह से वो लोगों को उर्दू पढ़ने के लिए ताकीद करते थे, हम लोग के हमारे बच्चों को ताकीद करते हैं पढ़ने को। और मुझे तो याद है कि मैं बहुत छोटा था, समझिए जब मैंने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था, तभी से वो उन्होंने हम लोगों की एक तरह से इल्मी सफ़र हमारा शुरू किया उन्हीं की सरपरस्ती में। उस ज़माने में हम लोगों को वो गालिब और इकबाल, गालिब की गज़लें और इकबाल की
नज़में याद कराया करते थे और उनमें बहुत सी ऐसी नज़में गालिब की गज़लें और नज़में हैं, अकबार की नज़में, जो वही अभी तक याद हैं। जैसा कि आपको खुद ही अंदाज़ा है कि हम लोग जिस ज़माने में रह रहे हैं, बल्कि इस आज से 30-40 साल पहले के अरसे को भी अगर हम देखें तो ये जो फ़ारूक़ी साहब के जो नज़रिए के या उनके जो ख़यालात थे उससे जो लोग इख्तिलाफ़ रखते थे वो भी इस बात के कायल हैं कि ये पूरा अहद जो है वो फ़ारूक़ी साहब का अहद है। यानी लोग इस पर फ़ख्र करते हैं, फ़ख्र करते थे और आज भी करते हैं कि हम फ़ारूक़ी के अहद में हैं। तो ये अगर किसी शख्सियत के बारे में ये बात अगर बहुत मुस्तहकम हो जाए तो ये बहुत गैर मामूली बात है कि कोई पूरा ज़माना, पूरा अहद किसी एक शख्स के हवाले से पहचाना जाने लगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाक़ उर्दू एकेडमी अभी तक अपने क़याम के मकसद को पूरा नहीं कर सकी है। हाल ही में एकेडमी के डायरेक्टर का चार्ज संभालने वाले डॉक्टर ज़ुबैर शादाब ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में AMU उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर राहत अबरार के सुबकदोश होने पर डॉक्टर ज़ुबैर शादाब ने चार्ज संभाला है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मुस्तकबिल के लाहेमल पर बात की। इसको तो मैंने चैलेंज के तौर पे लिया है। अब तक उर्दू एकेडमी को जिस तरह से काम करना चाहिए था, क्लासिफाइड वे में जो काम होने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाए हैं। प्रॉपर हेड की कमी की वजह से वो काम नहीं हो पाएंगे। फ़िलहाल हम जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हमारा है वो ये है कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसमें अलग से हेड की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें हम इमदादी कुतुब तैयार कराएंगे असातिज़ा के लिए टीचिंग मेथडोलॉजी पे। प्रोजेक्ट कंटेंट जो हमारा होगा वो लैंग्वेज टीचिंग और लिटरेचर टीचिंग और फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग, इन तीनों पे हम मटेरियल तैयार कराएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू होगा। इस सिलसिले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात भी हुई है और उन्होंने हर तरह से मदद करने की जो है वो बात की है। और बिलखुसूस जो हमारे वाइस चांसलर हैं, उर्दू से उनकी ख़ासी दिलचस्पी है उर्दू के फ़रोग़ के लिए। वो ख़ुद भी हमाजहत मंसूबे बनाते रहते हैं और हम लोगों से कहते रहते हैं, शोबे उर्दू से भी, उर्दू एकेडमी से भी। तो उनकी सरपरस्ती मुझे उम्मीद है कि हर तरह से हमें मैसर आएगी। अलीगढ़ पुलिस ने जानवरों की डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आज अलीगढ़ में SP सिटी कुलदीप सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना गांधी पार्क के इलाके में गुज़श्ता दिनों डकैती की गई थी, जिसमें 8 भैंस, 3 बछड़े और 46,000 रुपये डकैती किए गए थे। दिनांक 25 दिसंबर 2020 को थाना गांधी पार्क में स्थित याकूत नगर में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 8 भैंसें, 3 भैंस के बच्चे और 46,000 रुपये और अन्य कुछ सामान जो है ये लूटा गया था। इसमें कल पुलिस ने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसका खुलासा किया, अनावरण किया और पुलिस और SSG टीम को कल 4 तारीख को सूचना मिली कि बालाजी बंद भट्टे के पास कुछ लोग भैंस लेके आए हुए हैं। जब पुलिस ने इनका घेराव किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां से मौके से इनको गिरफ्तार किया। वहां से मौके से एक टाटा 407, 8 भैंस, 1 भैंस का बच्चा और 4 मुलजिमों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया। इसमें अन्य कुछ लोग वहां से एक और गाड़ी में थे, वो भागने में सफल रहे। यूँ तो हर बच्चे में सीखने और समझने की अपनी सलाहियत होती है, लेकिन कुछ बच्चों का हाफजा कमाल का होता है कि वो जिस भी चीज़ को एक बार देख या सीख लेते हैं वो उनके जहन पर तस्वीर की तरह नक्श हो जाती है। मेरठ के अजरा गांव की रहने वाली 4 साला बच्ची ज़किया हयात को भी कुदरत ने बला का हाफजा अता किया है। इस मासूम को लड़की को भी कमाल मुल्क और बैरून मुल्क ममालिक की आम मालूमात से जुड़ी बहुत सी जानकारी मुँह ज़बानी याद है। इतनी छोटी सी उम्र में जनरल नॉलेज की मालूमात को सुनकर लोग हैरत करते हैं और ज़किया के हाफजे की तारीफ करते हैं। आज हम 2 किलोमीटर ज़्यादा भागेंगे। कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। 4 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं और उनको किसी और चीज़ से सरोकार नहीं होता,
मेरठ के अजराना गांव की रहने वाली ज़किया हयात, इन्होंने हिफ्ज़ कर ली हैं वो चीज़ें कि जो आमतौर पर जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज की होती हैं, और जब लोग पढ़ाई करते हैं कंपटीशन्स की या फिर स्कूल में जब वो जाते हैं तो उस लेवल पे वो उसे याद करते हैं। लेकिन ज़किया की ये ज़हानत है और इनका हाफ़ज़ा जो है वो भी बहुत अच्छा है कि इनको ये चीज़ें याद हैं। हालांकि अभी स्कूल नहीं जाती, इस साल इनका एडमिशन होना था, ये अभी 4 साल की हैं, लेकिन कोविड की वजह से इस साल इनका एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इनको ये चीज़ें मुँह ज़बानी याद हैं, जहन इनका इतना तेज़ है कि इन्होंने याद कर रखा है। ज़किया, आप कितने साल की हो? 4। आप जिस जगह से हो वहाँ से शुरू करते हैं। आपके गांव का नाम क्या है? अजराना। अजराना कहाँ है? सत्तरबलोर। खरकौदा कहाँ है? मेरठ जिला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है। भारत कहाँ है? भारत का इस मणि पे। हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको सारे प्रधानमंत्री जो देश के हैं, राष्ट्रपति, उनके सबके नाम याद हैं? मालूम है प्रधानमंत्री के नाम? अच्छा, शुरू से बताओ, आप पहले प्रधानमंत्री कौन थे और कितने? शुरू से बताओ, तेज बताना, थोड़ा तेज बोलो। 18 प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री बनीलाल नेहरू, दूसरे दुलजरीलाल नंदा, तीसरे लाल बहादुर शास्त्री, चौथे दुलजरीलाल नंदा, पांचवें नारायणी, छठे मोरारजी देसाई, सातवें चौधरी चरण सिंह, आठवें नारायणी, नौवें राजीव गांधी, 10वें वीपी सिंह, 11वें चंद्रशेखर, 12वें नरसिम्हा, 13वें अटल बिहारी वाजपेयी, 14वें अर्जुन अरोड़ा, 15वें आदित्य रुद्राल, 16वें अटल बिहारी वाजपेयी, 17वें डॉक्टर मनमोहन सिंह, 18वें श्री नरेंद्र मोदी। ये बताइए, असम की राजधानी? जयपुर। कर्नाटक? वेल्लोर। जोर से बोलो। वेल्लोर। तमिलनाडु? चेन्नई। बिहार? पटना। झारखंड? रांची। उत्तराखंड? देहरादून। मेरठ की राजधानी बताओ। मेरठ की राजधानी नहीं होती। मेरठ की राजधानी नहीं होती। मेरठ जिला है। इंडोनेशिया? जकार्ता। सऊदी अरब? यार। ओमान? मस्कट। फिलीपींस? मनीला। सीरिया? दमिश्क। दक्षिण कोरिया? सियोल। अच्छा, और जो ऑस्ट्रेलिया? कनाडा। न्यूजीलैंड? वेलिंगटन। जिम्बाब्वे? हरारे। पोलैंड? ढाका। आयरलैंड? डबलिन। अच्छा, बिहार? पटना। नागालैंड? तोइमा। न्यूजीलैंड? वेलिंगटन। भाई हम तो देखो इस पर कोई प्रेशर नहीं डालते, चूंकि ना ही ये ट्यूशन जाती और ना ही स्कूल जाती। ये इसके ऊपर निर्भर करता है जिसमें इसकी रुचि होगी वो। चूंकि हम उनमें से नहीं है भाई बच्चों की कहीं मतलब वीडियो देखी और अपने बच्चों को आपने डांटना शुरू कर दिया, वो भी गलत बात है। बच्चे की रुचि देखो, बच्चा जो चाहता है वो सीखो। ज़किया हयात हालांकि अभी 4 साल की हैं, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल इनका, जिस तरह की इनका जहन है और जिस तरह से इनके साथ तरबियत का एक सिलसिला शुरू हुआ है, लगता है कि इनका मुस्तकबिल रोशन है और इनको देखकर और बच्चों में भी ये रुझान बढ़ेगा कि वो भी पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। MDH बिरयानी मसाला। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप,
आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए। और भाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। बिहार में अब तक सिर्फ 1500 हज फॉर्म भरे गए। बिहार हज कमेटी ने कम से कम 3000 हज फॉर्म दाखिल होने का मुकर्रर किया था निशाना। 10 जनवरी फॉर्म दाखिल करने की है आखिरी तारीख। बिहार में अब कोरोना वैक्सीन पर सियासत। कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा का बयान, पीएम मोदी लगवाएं पहला टीका। वैक्सीन के लिए लोग कांग्रेस का अदा करें शुक्रिया। अजीत शर्मा के बयान पर बीजेपी और जेडीयू का शदीद रद्दमल। बीजेपी ने कहा हिंदुस्तानी टीके पर नहीं पाकिस्तानी टीके पर है कांग्रेस को भरोसा। जेडीयू ने कहा राहुल गांधी बैरून मुल्क में ही लगवाए टीका। बिहार में 306 दिनों बाद स्कूलों में बजी घंटी। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के क्लासेस का आज से हुआ आगाज। हाजीपुर में खातून से बदसलूकी मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। वैशाली के एसपी को पुलिस हेडक्वार्टर की हिदायत, खातून से मारपीट करने वाले सदर एसएचओ के खिलाफ करे जांच। बिहार में हज फॉर्म भरने वाले लोगों की तादाद में इजाफा नहीं होने पर हज कमेटी ने अफसोस का इजहार किया। 10 जनवरी हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। अब तक तकरीबन 1500 आज़मीन ने ही हज फॉर्म भरा है, जबकि हज कमेटी ने दावा किया था कि 3000 आज़मीन बिहार से बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे, लेकिन हज कमेटी का निशाना अब तक पूरा नहीं हो सका है। हज कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक आज़मीन को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही मरकजी हज कमेटी तहलील है और अक़लियती फलाह का महकमा हज का पूरा काम देख रहा है। नतीजे के तौर पर आज़मीन उलझन के शिकार हैं। हज कमेटी ने यह भी कहा कि हज को महंगा कर दिया गया है, इसका भी असर आज़मीन पर साफ तौर से पड़ा है। बड़ा मसला है एज लिमिट, जो 65 साल दे दिया और नीचे 18 साल से कम वालों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो अभी मामला इस एज की वजह से जो लोग 2020 में फॉर्म भरे थे, अब उनके शौहरत का एज हो गया 65 से ज़्यादा, अहलिया का एज हो गया 65 से कम। अब वो अहलिया जाना चाहती है मगर महरम की वजह से वो नहीं जा पा रही हैं। इसकी वजह से जो हम लोगों ने अपना एक एस्टिमेट बनाया था कि बिहार से कम व बेश 3000 आदमीन को भेजेंगे, तो इस बुनियाद पर तादाद जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो लगभग 50% के करीब ही हम लोग पहुंच पाए हैं। इसलिए ये बहुत मायूसकुन खबर है, खासकर आदमीन के लिए, कि ये इस किस्म का निज़ाम बना देने से। क्यों कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के बाद जहां मुल्क भर के लोगों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा के दिए गए बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। अजीत शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना का पहला टीका लगवा लें। उन्होंने वैक्सीन के लिए लोगों को कांग्रेस का शुक्रिया अदा करने को कहा। अजीत शर्मा ने के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हिंदुस्तानी टीके पर नहीं पाकिस्तानी टीके पर भरोसा है। जेडीयू ने भी कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। भारत में बने वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पर इनको कोई भरोसा नहीं है, इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। पाकिस्तान में अगर वैक्सीन का इजाद होता, वैक्सीन बनाए जाते, तो निश्चित तौर पे ये सवाल नहीं उठाते। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार एक्शन में हैं। आज नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर 2 महकमों का जायजा लिया। सीएम ने ओहदेदारों को कई हिदायत दी, जिसमें रियासत में पैदावार बढ़ाने पर जोर देने की बात कही।
तवील अरसे बाद बिहार के स्कूलों में घंटी बजी है। रियासत में 306 दिनों बाद 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोले गए। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तकरीबन 10 महीने बाद स्कूलों में रौनक और बच्चों के चेहरों पर चमक लौटी। सर, फीलिंग वेरी नाइस एंड एक्साइटेड। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुली है कि स्कूल में क्या सब तैयारियां चल रही हैं। ये सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है और पूरे क्लास और परिसर को सैनिटाइजर से छिड़काव किया जा रहा है और इसकी पूरी निगरानी की जा रही है ताकि जो बच्चे आए स्कूल में पढ़ने के लिए और उन्हें जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाजीपुर में खाकी के कारनामे को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस गुंडों से निपटने में भले ही नाकाम साबित होती हो, लेकिन खवातीन के खिलाफ बहादुरी दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक खातून के खिलाफ पुलिस का कोई जवान पिस्तौल तान रहा है तो कोई धक्के दे रहा है, कोई सड़क पर घसीट रहा है। पुलिस के आला अहदेदारों ने अब इस मामले का नोट लिया है। के बाद पूरा मेरा बाल पकड़ के, जो रोहन कुमार है थाना अध्यक्ष, वो मेरा बाल पकड़ के और पूरा घसीटते हुए रोड पे लेते जा रहे थे और सभी मिलके मारे भी और घसीटते हुए लेते जा रहे थे कि चलो तुमको ले जाएंगे। आप जैसा कि वीडियो में भी देख चुके हैं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं आने के बाद सीधा मारपीट पर उतारू हो गया। इस तरह से जैसे पूरे नशे में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।